हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, इस जो कि हम लोग को सबको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग में ये सारे कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। तभी हम लोग जान पाएंगे कि हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग बना रहे हैं वो किस कॉन्सेप्ट पे बना रहे हैं, और या किसी भी एसेट्स को बुक करें तो वो किस कॉन्सेप्ट पे बुक कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, सबसे पहले जो आज कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बिजनेस में आत्मा डाल देता है, जान। ठीक है, जिससे बिजनेस को ये पता चल जाता है कि हम अलग हैं और मेरा ओनर अलग है। अब कैसे? सपोज कीजिए कि किसी आदमी की एक दुकान है। अब वो जाता है अपने बिजनेस में, कुछ सामान रखे हुआ है, उसका जब मन करता है वो उस कुछ सामान को ले जाता है, बिजनेस में डाल देता है, फिर जब मन करता है उसको उठा के घर ले जाता है। तो इससे क्या होगा? बिजनेस को तो थोड़ा दर्द होगा कि मैं ये सामान को, यार कभी तुम मेरे यहाँ ले जा रहे हो, कभी वहां ले जा रहे हो, आखिर करना क्या चाह रहे हो? क्यों कोई का भी जो पर्सनल सामान होता है वो तो उसका अपना है। तो इसीलिए आया ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये बिजनेस में एक तरह की आत्मा आ जाती है इसमें। जैसे ही आप उसको उठाएंगे वो बोलेगा नहीं, इसको यहीं रख दो, अब वापस लेके घर नहीं जाना है। ठीक है, तो जैसे अब बिजनेस में सपोज कीजिए कि आपका कोई फर्नीचर लगा हुआ है, आप जाते हैं फर्नीचर उठा के ले जाते, सोचते कि अब हम अपने घर ले जाएंगे। तो वहीं पे क्या होगा कि नहीं, ये फर्नीचर जो है आप अपने बिजनेस से घर नहीं ले जा सकते। सपोज कीजिए कि आप कुछ स्टॉक ही है आपके दुकान में, तो वो सारी चीजें, अगर आपकी ग्रोसरी की शॉप है तो आप क्या करेंगे कि चलो दाल है, उठा के घर ले चले पका लेंगे। वहां पे ये रोक देगा, नहीं ले जाएंगे। पैसा है, चलो आज मेरे को पैसे का काम है, इन सारे पैसों को उठा के हम लोग घर ले जाते हैं, और जब फिर जरूरत होगी वापस ला के रख देंगे। तो ये ऐसा काम नहीं किया जाता है। इसीलिए ये क्या कहता है कि आप और आपका बिजनेस दोनों अलग एंटिटी हैं। इसीलिए जब हम लोग के घर पे भी पैसा, हमारे माँ बाप या भाई बहन जो भी बिजनेस करते हैं, वो जब पैसा लाते हैं घर पे, तो क्या कहते हैं, नहीं ये दुकान का पैसा है और ये मेरा पैसा है। तो ये फर्क यहीं से बना है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से ही। ठीक है, जब हम लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, तो वो क्या होता है कि उससे, इसीलिए वो कैपिटल अकाउंट है और वो लाइबिलिटी साइड में बिजनेस के जाके शो होता है। ठीक है, क्योंकि आप, बिजनेस क्या है, वो एक लाइबिलिटी की तरह आपकी कैपिटल को ले रहा है। ठीक है, आप इतना रुपया इन्वेस्ट किए बैंक में, ये आप अपने बिजनेस में, और ये क्या हुआ कि आपको लाइबिलिटी के तौर पे ले लिया। अब बिजनेस उन पैसों से काम करेगा, ग्रो करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, तो वो प्रॉफिट के शक्ल में वो आपको पैसा धीरे धीरे लौटा देगा। तो कैपिटल जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे क्या होता है कि अमाउंट जो इन्वेस्ट होता है बिजनेस में वो आता है, और जब आप ड्राइंग करते हैं, मतलब जो पैसा निकालते हैं, उससे आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। तो यही होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि मतलब जो भी आप पर्सनल नेचर का जो खर्च है वो बिजनेस से नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप बिजनेस से कुछ भी ना बाहर ले जा सकते हैं ना ला सकते हैं। वो जब होगा तो एक कैपिटल के रूप में या ड्राइंग के रूप में ही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर आती है कि आप इसमें अपना पर्सनल खर्च नहीं, की अकाउंटिंग नहीं होती है। सपोज कीजिए आप अपने डे टू डे घर पे जो काम हो रहा है वो भी बिजनेस के लेजर में चढ़ा दे, खाते में चढ़ा दे कि इतना रुपया खर्च हो गया, तो वो बिजनेस का तो एक्चुअल में खर्च नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजों में क्या होता है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आता है कि आप और आपका बिजनेस दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, इसकी एक बार रीडिंग भी हम लोग कर लेते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी अज्यूम दैट बिजनेस हैज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है, इट मीन्स दैट for the purpose of accounting the business and its owner are to be treated as two separate entity। यहां पर वही बात है कि आप और आपका बिजनेस अलग है, और आप और बिजनेस दोनों अलग अलग एंटिटी है। कीपिंग इन दिस व्यू, व्हेन अ पर्सन ब्रिंग इन सम मनी एज कैपिटल इनटू हिज बिजनेस इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द ओनर। इसका मतलब यह है कि
मैंने जो बताया कि अगर आप किसी तरह का कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं अपने ही बिजनेस में, तो वो बिजनेस की लायबिलिटी इसीलिए बन जाती है कि वो बिजनेस जो है आपके तो आपसे तो अलग है। आप और आपका बिजनेस दो अलग एंटिटी हैं, आप अलग हैं, आपका बिजनेस अलग है। उसी तरह जब आप अपना कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी बन गई, इसीलिए कैपिटल को लायबिलिटी समझते हैं। Here one separate entity assumed to be giving money and another distinct entity. Similarly, when the owner withdraw any money from the business for his personal expense, drawing, it is treated as reduction of the owner's capital and consequently reduction in the liability of business. ठीक है, यही बात है कि अगर आप अपना पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है कि वो कैपिटल आपकी इंट्रोड्यूस हुई, तो कैपिटल आपकी बढ़ गई, तो बिजनेस की लायबिलिटी भी बढ़ गई। और जैसे ही आप कैपिटल को विड्रॉ करते हैं तो क्या होता है कि आपकी कैपिटल भी घट गई, बिजनेस की लायबिलिटी भी घट गई। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप और आपका बिजनेस दोनों अलग है। ठीक है, तो the accounting record are made in the book of account from the point of view of business unit and not that of owner. The personal assets and liabilities of the owner are therefore not considered while recording and reporting assets and liability of the business. ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि जो भी आपका अकाउंटिंग आप जो कर रहे हैं अपने बिजनेस में, वो सारी आपकी बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपना पर्सनल खर्च भी जो कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, उसको भी आप ले जाके बिजनेस में ही रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, जो बिजनेस का खर्च है वही बस आना है। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही होता है। अब आइए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सपोज कीजिए कि किसी बिजनेस के पास बहुत सारी बिल्डिंग है, सपोज की 10 बिल्डिंग है, 5-6 लैंड है, कहीं पे 15-20 मशीनरी है, 2 लाख यूनिट का स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई पूछेगा आपसे कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो आप ये बताने लगे कि मेरी तो जी 10 तो बिल्डिंग है, 5-6 तो लैंड है, जमीन है कहीं पे मेरी, या 10-15 मशीन है, 2 लाख यूनिट का स्टॉक पड़ा हुआ है। ऐसे नहीं इसको बताते। तो जो भी बिजनेस में, क्योंकि इससे आपको वैल्यू क्या पता चल रही है आपकी है क्या, एक्चुअल में आपकी लैंड एंड बिल्डिंग या मशीनरी या स्टॉक की तो कोई वैल्यू पता नहीं चल रही है कि उसका रियल में प्राइस क्या है, वैल्यू कितनी है, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन ये तो इससे पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यहां से आता है। तो इसमें हम लोग बताते हैं कि ये जो 10 बिल्डिंग है इसकी कीमत है 2.5 करोड़ रुपए। ये जो लैंड है इसकी कीमत है आपको सपोज कीजिए 80 लाख रुपए, स्टॉक 70 लाख रुपए का है। तो जो अकाउंटिंग होगी वो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पे होगी, ना कि यूनिट बेसिस पे हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपका यही कहता है। एक बार रीडिंग भी कर लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट स्टेट दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड हैपनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी सच एज सेल ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस और receipt of income etc are to be recorded in the book of account. All such transaction or happening which cannot be expressed in monetary term, for example appointment of manager capabilities of its human resource or creative of its research department or image of organization among people in general do not find a place in the accounting record of a firm. ठीक है, ये वही बात कह रहा है कि जैसे जो भी आपका फाइनेंशियल नेचर, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, बस उसी को हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि 10 बिल्डिंग है, उसका वैल्यू कितना है, सपोज से 2.5 करोड़ रुपया है, तो मशीनरी का कितना वैल्यू है, उस हिसाब से हम लोग मोनेटरी टर्म में हमेशा यूज करेंगे, अकाउंटिंग जो है होगी। ये ना कि यूनिट में आप करने लगे। अब मान लीजिए कि आपके बिजनेस में कोई एमडी का अपॉइंटमेंट होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसकी अकाउंटिंग में लिख देंगे कि अपॉइंटमेंट हुआ,
तो वो नहीं रिकॉर्ड होगा। क्यों? क्योंकि उसमें किसी तरह का मॉनेटरी आइटम ही नहीं है, या किसी का रेजिग्नेशन हो गया तो रेजिग्नेशन भी मॉनेटरी आइटम नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आया ही नहीं। मनी मेजरमेंट का मतलब ही यही है कि हर एक चीज को मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करना, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट इज दैट द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन आर टू बी केप्ट इन फिजिकल यूनिट बट इन द मॉनेटरी यूनिट। यहाँ पे एक इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, देखिए लिखा हुआ है कि another important aspect of concept of money measurement is that the record of transaction are to be kept not in physical unit but in the monetary unit। ठीक है, तो ये जो चीज है कि रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन जो होगा फिजिकल यूनिट में नहीं होगा, वो जो होगा आपको मॉनेटरी यूनिट में होगा। जैसे यहाँ पे भी सेम एग्जांपल है, वही मैंने आपको बताया था कि on a particular day have a factory on a piece of land measuring 2 acre, office building containing 10 रूम 30 पर्सनल कंप्यूटर। मतलब इनके पास 2 एकड़ की लैंड है, 10 बिल्डिंग है, 30 रूम है। ये कैसे, इसकी अकाउंटिंग तो नहीं हो सकती है, इसीलिए इसको हमेशा हम लोग जब भी रिकॉर्ड करेंगे मॉनेटरी टर्म में यूज करेंगे। लास्ट पैरा में आइए देखते हैं यहाँ पे कि the money measurement assumption is not free from limitation due to the changes in price। ठीक है, the value of money does not remain same over period of time। ये कह रहा है कि जो मनी मेजरमेंट है वो फ्री नहीं है, इसकी कुछ कुछ लिमिटेशन भी है, क्योंकि हमेशा प्राइस जो है कुछ कुछ चेंज होती भी रहती है। ठीक है, तो जैसे आज कोई 2.5 करोड़ की मशीन है, तो हो सकता है कि कल उसकी प्राइस आने वाले वक्त में 3 करोड़ में आने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें। द वैल्यू ऑफ रूपी टुडे ऑन अकाउंट ऑफ राइज इन द प्राइस इज मच लेस देन व्हाट इट वाज से 10 years back। therefore in a balance sheet when we add different asset bought at different point of time, say building purchased in 1995 2 crore and the plant purchased in 2005 1 crore, we are in fact adding heterogeneous value which cannot be clubbed together, as the change in the value of money is not reflected in the book of account। the accounting data does not reflect the true and fair view of the affair of enterprise। इसका वही बात है कि जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है उसकी कुछ कुछ लिमिटेशन है। जैसे अगर आप 10 साल पहले कोई जमीन खरीद के रखे हैं या बिल्डिंग 2.5 करोड़ की है, तो आज भी बुक्स में क्या है कि वो 2.5 करोड़ ही मेंशन है। हो सकता है कि उसमें बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड हो चुकी हो, अब वो 5 करोड़ में मिल रही हो, मगर आपकी बुक में तो उसका फाइनेंशियल पोजीशन 2.5 करोड़ पे ही रखी हुई है। तो ये चीज है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का जो मेन मतलब ये है कि हम लोग उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो कि मॉनेटरी टर्म्स में है, जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और ना ही फिजिकल यूनिट में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कह देंगे मेरे पास 10 बिल्डिंग है, 15 लाख यूनिट का स्टॉक है। फिजिकल यूनिट में नहीं होगा, जो भी होगा मॉनेटरी टर्म में होगा कि मेरे पास 2.5 लाख का स्टॉक है, 5 करोड़ की बिल्डिंग है, इस तरह से। ठीक है, अभी आते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है, अगर हम किसी से पूछे कि भाई आप कितने साल आप जिंदा रहेंगे, तो कोई भी इस बात को लेकर के थोड़ा सा नाराज हो जाएगा। कैसी मतलब वाहियात बात कर रहे हैं आप कि आप कितना साल जिंदा रहेंगे। तो वैसे ही बिजनेस को भी अगर आप पूछ लीजिएगा कि आप ये कितना साल चलिएगा, क्योंकि ये तो अलग है आपसे। ठीक है, तो आप अगर इनसे पूछते हैं कि ये बिजनेस कितना साल चलेगा, तो इसकी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि ये कितना साल चलेगा, कोई फ्यूचर नहीं बता सकता है। तो इसीलिए जो गोइंग कंसर्न है ये मानता है कि जो भी बिजनेस हो रहा है फोर्सिबल फ्यूचर तक के लिए हो रहा है, ये एक लंबे समय के लिए हो रहा है, और ये पता नहीं है कि ये कब बंद होगा। तो हम लोग जो कोई भी अगर बिजनेस करेंगे तो क्यों करेंगे, ऐसा तो नहीं कि 1 साल के लिए कर लेंगे, 2 साल के लिए कर लेंगे। अगर करेंगे तो हमको पहले से पता रहेगा। मगर एक जब बिजनेस का सेटअप होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं, इसको तो अब कर लिए तो बस कर लिए, अब चलना है तो चलना है, तो एक लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि एक बार
जो हो गया वो अब लाइफ लॉन्ग चलेगा, फोर्सिएबल फ्यूचर है इसका। द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न अज्यूम दैट द बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन इनडेफिनेटली। यहाँ पे अज्यूम दैट ए बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट indefinitely, that is for a fairly long period of time and would not be liquidated in foreseeable future। ठीक है, this is an important assumption of accounting as it provides the basis for showing the value of assets in the balance sheet। ठीक है, तो ये कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप एकदम लाइफ लॉन्ग के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, उसी हिसाब से अकाउंटिंग होगी। क्योंकि अगर आपको ये भी मानना है कि हम 2 साल के लिए करें तो उसकी अकाउंटिंग अलग हिसाब से होगी। ठीक है, बट अगर आप जब लंबे समय के लिए, आपको पता ही नहीं कि ये कब तक चलेगा, इनडेफिनिट पीरियड तक चलेगा, तो आप ये सोच के चल रहे हैं कि बिजनेस मेरा लाइफ लॉन्ग चलेगा और इसकी अकाउंटिंग भी अलग तरीके से होती है। तो गोइंग कंसर्न का मेनली जो मतलब है यही है कि आपका जो बिजनेस है वो इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा। ठीक है, so an asset may be defined as a bundle of service। when we purchase an asset, for example a personal computer, for a sum of 50,000, what we are buying really is the service of computer that we shall be getting over estimated lifespan, say 5 years। it will not be fair to charge the whole amount of 50,000 from the revenue of the year in which assets is purchased। instead that part of the asset which has been consumed or used during the period should be charged from the revenue of that period। मतलब ये है कि अगर आप कोई सा भी एसेट खरीद रहे हैं तो सब आपका यही मानना है कि हम उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज करेंगे। ठीक है, तो उसको हर एक साल उसी हिसाब से आप एडजस्ट करते हैं आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर ले रहे हैं तो उसकी लाइफ कितनी है, 5 साल की है, तो हर साल 10-10 हज़ार करके आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ये कर देंगे। मगर बिजनेस क्या है, वो लाइफ लॉन्ग है, वो अपना चलते रहेगा। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है? तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि हर कोई जो बिजनेस कर रहा है वो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है। अब बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। ठीक है, तो अगर जब प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, ये हमको कब पता चलेगा? कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मुझे पता लगाना ही होगा कि अब मेरा लॉस हो गया या अब मेरा प्रॉफिट हो गया। तो वो पीरियड कैसा होगा? ठीक है, वो क्वार्टरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। बट मैक्सिमम जो कंपनी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट में है कि आपका जो अकाउंटिंग पीरियड रहेगा वो 12 मंथ का रहेगा, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अप्रैल से लेके मार्च तक। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग पीरियड रहेगा आपका। और मतलब ये है कि स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज टू बी प्रीपेयर्ड। मतलब कितना दिन की अंतराल में या इंटरवल में हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें, यही होता है अकाउंटिंग पीरियड का मतलब। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ये है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है ये कितने समय के लिए बना है, कितने दिन का इंटरवल है, 12 महीना का है या 3 महीने का। जैसे जो कंपनी लिस्टेड होती है उनको क्या करना होता है कि 3-3 महीने पे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेबी को देना पड़ता है। ठीक है, तो उनका जो अकाउंटिंग पीरियड हुआ वो 3 महीने का हुआ, क्वार्टरली हुआ। इनकम टैक्स में जब टैक्स ऑडिट होने लगता है तो क्या होता है कि 12 महीना होता है, मतलब 1 साल हो गया। नॉर्मली इनकम टैक्स और कंपनी एक्ट जो अकाउंटिंग पीरियड बताता है वो 12 महीने का ही होता है। अलग अलग रेगुलेशन के हिसाब से उनका अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड का यही मतलब है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट का जो है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि अगर आप कोई सामान लेते हैं, खरीदने से लेकर के रेडी टू यूज तक का जो खर्चा होता है वो आपका कॉस्ट बनता है। ठीक है, जैसे मुझे एक सेकेंड हैंड एसी खरीदना है,
सपोज कीजिए कि वो 50,000 रुपए की है, सेकेंड हैंड एसी है, तो जाहिर सी बात है कहीं और से मैं खरीद रहा हूं। अब उसको लाने में मुझे 1,000 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लग गया। मैं लाया, फिर अपने घर एक मैकेनिक बुलाता हूं, चूंकि वो सेकेंड हैंड है, वो आता है और वो मेरे से 2,000 रुपए उसको रिपेयरिंग का चार्ज ले लेता है। चलो भाई, ये भी 2,000 ले गया। अब वो रखी तो नहीं रहेगी कहीं पर भी, अब जाहिर सी बात है उसका इंस्टॉलेशन भी कराना पड़ेगा। तो जब वो इंस्टॉल होती है, उसका अलग कोई मैकेनिक आता है, मिस्त्री आता है, वो 1,500 रुपया वो भी कुछ पैसा लेके जाता है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अब ये जब इंस्टॉल हो जाएगी तब वो रेडी टू यूज हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि परचेज कर के लाने से रेडी टू यूज करने तक का जो खर्च है, ये आपका एसेट का कॉस्ट हो गया। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही बताता है। अब जैसे वो 50,000 प्लस 1,000 आपका ट्रांसपोर्टेशन प्लस 2,000 रुपया मैकेनिक चार्ज, तो 53,000 ये हो गया, प्लस 1,500 रुपया ऐसे, तो 54,500 रुपए का आपका एसी हो गया। कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही आपको बताता है कि आपका जो भी खर्च है आपको रेडी टू यूज करने तक का, वो सारा आपको कैपिटलाइज करना होगा, यानी वो सारा ऐड करना होगा, तो जाकर के आपका कॉस्ट प्राइस बनता है। ठीक है, आइए इसकी एक बार हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। द कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट एट देयर परचेज प्राइस, विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, रेडी टू यूज, मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज, मतलब किसी एसेट को रेडी टू यूज करने तक के खर्चे को ही कॉस्ट कॉन्सेप्ट में किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। टू इलस्ट्रेट, एन ओल्ड प्लांट वाज परचेज फॉर 50 लाख by Shiva Enterprises, which is into the business of manufacturing detergent powder. An amount of 10,000 was spent on transporting the plant to the factory site. In addition, 15,000 was spent on repair for bringing the plant into running position, and 25,000 on its installation. The total amount at which the plant will be recorded in the book of account would be the sum of all this, that is 50,50,000 रुपए। कि कोई शिवा इंटरप्राइजेज है जिसका डिटर्जेंट पाउडर का प्लांट है, और वो एक सेकेंड हैंड मशीन, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक मशीन खरीद रहा है, ओल्ड प्लांट, नया भी हो सकता है, नया भी रहेगा ना, तो उसमें क्या होगा, नया भी रहेगा तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्च तो लगेगा ही, आपका इंस्टॉलेशन का चार्ज तो लगेगा ही, तो वो सारा खर्चा अब वो खरीदता है, वो सब कर करके उसको रेडी टू यूज करने तक का उसका खर्च आ जाता है 50,50,000। इसका मतलब जो है उसका जो टोटल परचेज प्राइस पड़ा 50,50,000 का। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट इज हिस्टोरिकल इन नेचर एंड इट इज समथिंग विच हैज बीन पेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डज नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर। वही कि हर साल आप ये नहीं कहेंगे कि इस साल मेरी मशीन 50,50,000 की पड़ गई, अगले साल कुछ और की हो गई, उसके अगले साल कुछ और हो गई। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जो परचेज प्राइस है वही ओरिजिनल परचेज प्राइस है। तो ये है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कि मतलब किसी भी एसेट को खरीद के रेडी टू यूज तक करने तक का जो खर्च है वही आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। परचेज प्राइस में आपका क्या क्या आ जाएगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन है, इंस्टॉलेशन है या मेकिंग चार्जेस है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। खैर हम लोग जब डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीजों को एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे, उसमें आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि डुअल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। इट प्रोवाइड द वेरी बेसिक फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू बुक ऑफ अकाउंट। This concept states that every transaction has dual or duofold effect and should therefore be recorded at two places. In other words, at least two accounts will be involved in recording a transaction. This can be explained with the help of example. Ram started business by investing sum of 50 lakh.
the amount of money brought in by Ram will result in increase in the asset of business by 50 lakh. At the same time, the owner's capital will also be increased by an equal amount. It may be seen that two items that got affected by this transaction, cash or capital. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है हम लोग का, वो कहता है कि हर ट्रांजैक्शन का दो फेस है। एक होता है, अगर मान लीजिए आप कोई मशीन खरीदने जाते हैं, या तो आप सबसे पहला काम कि या तो आप कैश दे के लाएंगे या आप क्रेडिट में ले लेंगे, जिसको हम लोग उधार भी कहते हैं, ठीक है। या तो कैश देंगे या तो उधार। अब आप जब मशीन खरीदते हैं तो उसमें होता क्या है कि मशीन आपके बिजनेस में आई, इसमें आपका एसेट तो बढ़ गया। अगर आप कैश देते हैं तो वहीं दूसरा अकाउंट आपका डिक्रीज कर गया। कैश से आपका 50 लाख जाएगा और मशीन आएगी, तो दो अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब डुअल एस्पेक्ट हो रहा है यहाँ पे, डबल एंट्री आ जाएगी। एक कोई चीज क्रेडिट होगा और एक कोई चीज डेबिट होगा। जैसे मशीन आ रही है आपकी, तो मशीन एक एसेट तो खड़ा हो गया आपके पास, मगर वहीं कैश आपका घट गया। तो आपको यही बता रहा है कि ट्रांजैक्शन डुअल और डुओ फोल्ड इफेक्ट, इसको हम लोग कहते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ दिस पॉइंट फर्दर। सपोज द फर्म परचेज गुड्स वर्थ 10 लाख ऑन कैश, दिस विल इंक्रीज द एसेट, ऑन द अदर हैंड रिड्यूस एसेट कैश। Similarly, in the firm purchase machine 30 lakh on credit from the reliable industry, this will increase the asset, on the other hand liability। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर आप खरीदते हैं मशीन क्रेडिट पर, उधार पे, तो एक तरफ तो आपकी मशीन आ रही है, आपका एसेट आ गया, आपका एसेट इंक्रीज कर रहा है, मगर दूसरे साइड क्या हो रहा है कि आपने जो उधार खरीदा वो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज कर गई, आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो उस दोनों चीज हो रहा है, हमेशा दो फेस आ रहा है यहाँ पे, एक एसेट है एक लायबिलिटी है, या एसेट बढ़ जाएगा या एसेट घट जाएगा। तो यहीं से एक इक्वेशन आता है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग, मगर धीरे धीरे, ये अभी यहाँ पर उतना नहीं समझ आएगी। जब हम लोग क्वेश्चन करने लगेंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, तब हम लोग को ज्यादा ये चीज समझ में आएगी। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है कि हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे जब ये रियलाइज हो जाए, ठीक है। अब रियलाइज होना का मतलब में आप बहुत सारे मेरे भाई कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि भाई आप रियलाइज का मतलब करें क्या, जो पैसा नहीं मिला उसको क्या हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्या? तो नहीं, रियलाइज का मतलब है आपको लीगल राइट आ गया कि आप इस पैसे को रिसीव करने के लिए हकदार हैं। जैसे आपने कोई माल बेचा, अब आपने सेल किया, अब सेल अगर आप करेंगे तो क्या होता है कि आपका वहीं से राइट आ गया कि आपको इतना 1 लाख का अगर आप माल बेचते हैं तो 1 लाख का लीगल राइट तो आपके पास आ गया ना कि आपको इसके बदले में पैसा मिलना है, तो ये पैसा रियलाइज हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग, जैसे अब रेंट है तो कोई भी आदमी रेंट आपको कब देगा, जब 1 महीना वहां रह लेगा तो वो आपको रेंट पे कर देगा। कमीशन है, किसी तरह का आपका किसी दो आदमी में मतलब एग्रीमेंट है कि आप अगर मेरा 1 लाख यूनिट बेचवा देंगे तो, या 1 लाख रुपए का माल बेचवा देंगे तो हम आपको 2% का कमीशन दे देंगे। तो ये 2% कब मतलब रियलाइज होगा, जब आप 1 लाख का माल उसका बेचवा देंगे, तो ये वहीं रियलाइज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि जब कैश मिलेगा तभी हम मानेंगे कि रियलाइज हो गया, आपका लीगल राइट वहां पे आ जाना चाहिए, ठीक है, कि हाँ अब मुझे ये पैसा मिल जाना है, ठीक है। तो ये चीज होता है। इंटरेस्ट, बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं तो वो जैसे एफडी है, आपको 1 साल के बाद इतना रुपया मिलेगा, 6% का इंटरेस्ट मिलेगा या 7% का, तो 1 साल जब रखेंगे तभी, भले नहीं मिला है मगर आपको वो रियलाइज हो गया, 1 साल जैसे होगा वो रियलाइज होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिक्वायर्स दैट
revenue for business transactions should be included in the accounting record only when it is realized. Here arises two questions in mind. First is the term revenue and other revenue is realized. ठीक है, let us take first one. revenue क्या है? revenue is the gross inflow of cash arising from sale of goods or rendering of services used by other and used by other of the enterprise resource yielding interest, royalty, dividend. जैसा कि मैंने कहा कि रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू का मतलब समझ लीजिए कि ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, जो भी आपको कैश आ रहा है वो आपका रेवेन्यू ही है, चाहे वो किसी भी फेस से है, जैसे तरह से है सेल ऑफ गुड्स करके, किसी गुड्स को बेच करके, या आप सर्विस देते सर्विस को रेंडर करके आप कहा जाए, या इंटरेस्ट पे आप पैसा देते हैं तो इंटरेस्ट से है, रेंट लगाए हुए हैं तो रेंट से है। तो पहला चीज तो ये है कि आपका रेवेन्यू का मतलब ये है, और रियलाइज का मतलब क्या है यहाँ पे, रेवेन्यू इज assumed to be realized when a legal right to receive it arise. ठीक है, यहाँ पे वही बात लिखी हुई है ना कि रेवेन्यू इज assumed to be realized when a legal right to receive is arise. The point of time when goods have been sold or service has been rendered, thus credit are treated as revenue on the day sales are made and not when money is received by the buyer. ठीक है, तो ये वही बता रहा है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई उधार में ले गया तो वो रियलाइज नहीं कहलाएगा। जैसे ही आपका लीगल राइट आ जाता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि हम सब लोग जो है सोचते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हो, प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि 1 लाख का माल बेचे, उसमें मेरे को 75,000 रुपये का माल ही हो गया, 5,000 रुपये स्टाफ को दे दिए तो 80,000, और 2,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन में दे दिए, तो ये करके मेरा 18,000 रुपये तो मेरी प्रॉफिट बन गई 1 लाख के माल। मजे की बात यह है कि आपने प्रॉफिट भी निकाल लिया, हर कोई निकाल लेगा, और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू से एक्सपेंस को मैच कराना ही तो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। द प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रॉफिट particular period involves deduction of related expense from any revenue earned during the period. The matching concept emphasizes exactly on this aspect. It states that the expenses incurred in an accounting period should be met with the revenue during that period. It follows from this that the revenue and expenses incurred to earn this revenue must belong to the same accounting period. इसका मतलब ये है कि जो आपने प्रॉफिट निकाला वो उसी अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस भी होना चाहिए, उसी अकाउंटिंग पीरियड का इनकम भी होना चाहिए। ये नहीं कि 2024-25 की इनकम ले लिए हैं और 2023-24 का एक्सपेंस ले लिए, तो ऐसे आपकी प्रॉफिट तो नहीं निकलेगी। ये हालांकि हम लोग सब जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, मगर फिर भी लिखा है तो पढ़ना है, तो पढ़िए इसको। एज ऑलरेडी स्टेटेड, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन ए सेल इज कंप्लीट और सर्विस इज रेंडर्ड rather when cash is received. Similarly, expense is recognized not when cash is paid, but when an assets or services has been used to generate revenue. For example, expenses such as salary, rent, insurance are recognized on the basis of period to which they relate and not when these are paid. Similarly, cost like depreciation of fixed asset is divided over period. ये कह रहा है कि आपका जो भी मैचिंग कॉन्सेप्ट में ये होता है कि आप
जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं, एक तो सबसे पहली बात उसी साल का रेवेन्यू भी होना चाहिए, उसी साल की एक्सपेंस भी होना चाहिए। और जो भी एक्सपेंस होगा, सपोज कीजिए कि आपने अपने स्टाफ को सैलरी मार्च महीने की अप्रैल में या मई में दे दी, तो अब आप ये नहीं बोल दीजिएगा कि वो मई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अब हम उसको लेंगे, जी नहीं। आप 24-25 की सैलरी आप दे रहे हैं 25-26 में, तो वो सैलरी आपकी है 24-25 की ही है, तो आपको वो जो रिकॉर्ड करना है वो 24-25 में ही रिकॉर्ड करना है, भले ही आपने 25-26 में पे ऑफ किया उसको, मगर वो उसका जो रिकॉर्ड होगा एक्सपेंस का वो 24-25 में ही होना है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस साल की अकाउंट एक्सपेंस है, जिस अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस है और रेवेन्यू है, वो उसी साल में उसी अकाउंटिंग पीरियड में ही रिकॉर्ड होना चाहिए, तब जाकर के आपका प्रॉफिट आएगा या लॉस आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग कल फिर से मिलेंगे और कुछ रिमेनिंग अभी कॉन्सेप्ट बचा है, जैसे फुल डिस्क्लोजर में कॉन्सेप्ट है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है, और कंजर्वेटिज्म में मैटीरियलिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग को कुछ भी ये पसंद आ रहा होगा वीडियो, और तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी लोग इसको और पढ़ना चाहते हैं और पढ़ेंगे, तो जो भी लोग ज़रूरतमंद हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।